प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था सामंतवाद का उदय एवं पतन, अर्थात उसमें हमने सामंतवाद का उदय अर्थात विकास किन कारणों से हुआ था वो कारण हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद के पतन के कारण। सामंतवाद के पतन के कारण। तो सामंतवाद जो था, सामंतवाद एक जो है विकराल रूप लेता जा रहा था और उसमें वहां के जो कृषक थे, कृषकों के साथ सामंतों का बर्ताव अच्छा नहीं था। और अच्छा नहीं होने के कारण ये जो सामंतवाद जो था धीरे धीरे पतन की ओर चला गया था। तो इसमें कृषक जो दास थे, कृषक दासों को जो सुविधा दी गई थी, उन सुविधाओं के अनुसार कृषकों की जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जनसंख्या के लिए भरण पोषण करना भी उस समय आसान नहीं था। तो उस समय जो जंगल थे, जंगलों को काटा गया और कृषि भूमि का विस्तार किया गया ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। और कृषि भूमि का विस्तार किया गया, जंगलों को काटा गया। जंगलों को काटने से पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या भी महत्वपूर्ण बनती जा रही थी, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होने लग गया था। 14वीं सदी के प्रथम दो शतकों में, 14वीं सदी के प्रथम दो शत दो स, दो शतकों में अर्थात शताब्दियों में पश्चिमी यूरोप पर जो है अधिक से अधिक बारिश होने लगी, जिससे जल प्लावन की समस्या होने लगी। बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और बाढ़ की स्थिति पैदा होने के कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा था। फसलें जो है नष्ट हो गई थी। फसलों के नष्ट होने के साथ साथ उत्पादन भी गिरता गया और पशुधन भी जो है नष्ट होता गया। तो ये भी प्रभाव उसका पड़ा था। अर्थात आए दिन बीमारियां जो है फैलती गई थी और लोगों को इस कारण भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। 1348 से 1351 ईस्वी की अवधि में एक बीमारी जो फैली थी जिसको बोलते हैं काली मौत। इस काली मौत से बहुत से जो है लोग प्रभावित हुए थे। अर्थात पश्चिमी जो यूरोप था, यूरोप में इस बीमारी से आधे से अधिक लोग काल के कवलित हो गए थे और अन्य देशों के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। काली मौत अर्थात जिसको बोलते हैं ब्लैक डेथ, जिससे बहुत से लोग काल के कवलित में समा गए थे। बहुत से लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 15वीं सदी में अनेक यूरोपीय देशों में किसानों ने अपने स्वामियों के विरुद्ध भी आंदोलन कर दिया था, क्योंकि उनके जो स्वामी थे, जो सामंत थे, वो कृषकों का शोषण करते थे और कृषकों का शोषण करने के कारण कृषकों ने अर्थात किसानों ने उनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। फिर उसके बाद उस समय जो है धीरे धीरे वाणिज्य व्यापार का विकास होने लगा। लोग व्यापार वाणिज्य करने लगे, जिससे मुद्रा का प्रसार भी हुआ। विनिमय जो पद्धति थी, विनिमय पद्धति का जो है धीरे धीरे प्रचलन कम हो गया था और मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था। और सामंतों के पास जो किसानों से जो उत्पादन का अधिकांश हिस्सा वसूल करते थे, लेकिन अब मुद्रा के प्रसार के कारण अब सामंत लोग किसानों से नकदी लेने लगे थे, अर्थात नगद धन वो लेने लगे। तो इससे सामंतों की स्थिति भी डावाडोल होने लग गई थी। सामंती प्रथा में अनेक दोष थे
और समय के साथ साथ उनका स्वरूप भी विकृत होने लग गया था। और जो पुराने जो सामंत थे और नए जो सामंत थे उनमें काफी अंतर देखा गया था। और जो पहले जो सामंत थे, पहले जैसी स्थिति वर्तमान सामंतों में नहीं रही थी उस समय। और सामंतों की नैतिकता, शूरवीरता और जन कल्याण की भावनाएं पहले जैसे नहीं रही थी। और वो जो सामंत थे भोग विलासी, अत्याचारी, व्यभिचारी व्यभिचारी तथा अपने ही लोगों के शोषक बन गए थे। तो इतना कुछ होने के बावजूद उनका पतन होना स्वाभाविक था। अर्थात उनके पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायित्व थे, जिम्मेदार थे, जिनके कारण सामंतों का पतन हुआ था। अब इसमें सबसे पहला कारण है बारूद और बंदूक। बारूद और बंदूक। तो सामंती प्रथा के उदय का एक प्रमुख कारण था उनकी सुदृढ़ दुर्ग और शक्तिशाली सेना थी। इसके कारण सामंती जो थे, सामंत जो थे वो शक्तिशाली थे तथा वे दूसरों को सुरक्षा भी प्रदान करते थे। तथा उनके जो दुर्ग थे सुदृढ़ थे। उनके दुर्ग बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई उनको बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा हो जाए। तो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा वो सामंत करते थे। उनके जो दुर्ग थे मजबूत थे और उनके कारण वो उनकी सुरक्षा होती थी। लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ साथ वो दूसरों की भी सुरक्षा करते थे। और सामंत जो थे, सामंत लोग प्राय घोड़ों पर सवार होकर भाले तथा बर्छे से लड़ते थे और अपनी सुरक्षा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ 13वीं शताब्दी के बाद सामरिक कला में परिवर्तन आया था। और इस परिवर्तन से अब लंबे धनुष बाणों का उपयोग किया जाने लगा था, जबकि सामंत जो है भाले और बर्छे का उपयोग करते थे। लेकिन उनके जो विपरीत थे वो लंबे धनुष बाणों का उपयोग करते थे, जिससे सामंतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। बाद में बारूद के उपयोग ने भी सामंती शौर्य के महत्व को समाप्त कर दिया था, क्योंकि सामंत जो थे भाले और बर्छे का उपयोग करते थे। लेकिन समय परिवर्तन के साथ अन्य जो लोग थे वो क्या करते थे, बारूदों का उपयोग करते थे, जिससे सामंतों पर उनका बुरा प्रभाव पड़ा था और उनका सामंतों का शौर्य अर्थात उनका महत्व भी कम हो गया था। बारूद के उपयोग से अब अपराजय समझे जाने वाले सामंती दुर्ग बालू मिट्टी के भवन की भांति ढहने लग गए थे। मध्य युग के उत्तरार्ध में बंदूकों का भी प्रचलन हो गया था। इसका प्रचलन, बंदूकों का भी क्या हो गया था, प्रचलन मध्य युग। मध्य युग में बंदूकों का प्रचलन, बंदूकों का प्रचलन शुरू हो गया था। और बंदूकों का प्रचलन होने से बंदूकों को चलाने के लिए पैदल सेना की आवश्यकता थी। तो पैदल सेना का भी गठन होने लग गया था। पैदल सेना का गठन हो गया था। और सामंतों के पास जो सेना थी, जो सैनिक थे वो घुड़सवार थे, यानी घुड़सवार अर्थात घोड़ों का वो सहयोग लेते थे, यानी घुड़सवार सेना उनके पास थी। तो बंदूक चलाने के लिए पैदल सैनिकों की आवश्यकता थी। तो पैदल सेना का गठन किया गया था। बंदूकधारी पैदल सेना की उपयोगिता के कारण सामंती घुड़सवारों का महत्व भी कम होता गया तथा बारूद पर राजाओं का जो था एकाधिकार शुरू हो गया था। राजाओं ने बारूद पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया था। अर्थात बहुत से जो सैनिक थे, जो जनता थी, वो जनता भी राजा के सहयोग में आ गई थी और राजा उनको अपनी सेना में शामिल करते गए थे, जिससे राजा लोग
अपने सामंतों की सेवा पर आश्रित रहने से बचने लग गए थे। अब राजा को सामंतों की आवश्यकता नहीं रही थी, अथवा उस उनसे भयभीत होने से बच गए थे। इन बदली हुई परिस्थितियों में सामंतों के लिए अपना महत्व जो बनाए रखना असंभव हो गया था। दूसरा कारण था धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव। तो सामंतों के पतन का दूसरा कारण था धर्म युद्धों का प्रभाव, यानी ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। पवित्र स्थल ईसाइयों का पवित्र स्थल या स्थान जेरूसलम, पवित्र स्थल जेरूसलम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। लेकिन तुर्कों के अधिकार करने के बाद ईसाई ये चाहते थे कि जेरूसलम पर पुनः अपना अधिकार होना चाहिए। तो पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए, अर्थात जेरूसलम को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए ईसाइयों ने इनके विरुद्ध संघर्ष किया था। और ये जो संघर्ष था लंबे समय तक चला था, अर्थात तुर्कों और ईसाइयों में एक लंबा संघर्ष चला था। और ये जो संघर्ष था 1095 से 1291 ईस्वी तक, ये संघर्ष 1095 से 1291 ईस्वी तक ये संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष, इस संघर्ष में लगभग 7 बार यानी 7 प्रमुख युद्ध हुए थे। कितने? 7 प्रमुख युद्ध हुए थे। और इसमें जो है युद्ध में जो है अधिकतर जो ईसाई थे, ईसाइयों में अधिकतर सामंत शामिल थे। और पोप का जो सर्वे सर्वा जो यानी रोम का जो सर्वे सर्वा जो पोप होता था, पोप ने भी अपने जो है ईसाइयों को सेना में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया था। तो बहुत से जो ईसाई थे इस जो युद्ध में शामिल हुए थे। और इस ईसाइयों में जो अधिकतर जो सामंत थे, सामंतों ने अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस युद्ध में सामंत जो थे, सामंतों की अर्थात ईसाइयों की पराजय हो गई थी। और बहुत से ईसाई अर्थात बहुत से सामंत इस युद्ध में मारे गए थे, अर्थात सेना के रूप में भर्ती हुए थे। और बहुत से जो है सामंत जो सैनिक थे वो सैनिक मारे गए थे। और बहुत से जो सामंत थे वो वही मध्य एशिया में जो युद्ध हुए थे वही अपने जो है घर बार बसा लिए थे। अर्थात सामंतों की स्थिति युद्धों से बहुत दयनीय हो गई थी। और बहुत दयनीय हो गई थी तो जनता को भी पता चल गया था कि भाई सामंत जो है युद्ध में जो पराजित हो गए थे वो जीतने वाले नहीं थे। अर्थात सामंतों का प्रभाव उन आम जनता पर क्या हो गया? कमजोर हो गया, क्योंकि जनता को पता चल गया था कि भाई सामंतों की शक्ति क्षीण हो गई। अतः पराजय के कारण सामंतों का सम्मान घट गया था। जनता को विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन सामंतों के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। अतः वे शासकों को सहयोग देने में लग गए थे कि भाई सामंतों का सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो क्या करना है? शासकों का सहयोग करना है, शासक को सहयोग देना है। शासकों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाकर शेष सामंतों की शक्ति को कुचलना शुरू कर दिया था कि भाई अब सामंतों की शक्ति को क्या किया जाए? कुचला जाए। और तो कुचलना शुरू कर दिया। सामंत तंत्र 18वीं सदी तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, अर्थात अपना अस्तित्व उन्होंने बनाए रखा था। परंतु अब उनकी गरिमा नष्ट हो चुकी थी, वह केवल दरबारों की शोभा मात्र रह गया था। अर्थात सामंतों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग गई थी। फिर तीसरा है किसान, अर्थात किसानों का विद्रोह। तीसरा है किसानों का विद्रोह।
किसानों का विद्रोह अर्थात किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषण किसानों का हुआ, यानी सर्वाधिक शोषण। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषण किसानों का हुआ। किसानों का हुआ था। 14वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसानों में सामंती शोषण के विरुद्ध असंतोष के लक्षण प्रकट हो गए थे। इंग्लैंड और फ्रांस में, इंग्लैंड व फ्रांस, ये जो दो देश थे, इन दो देशों में जो सामंत थे, सामंतों के विरुद्ध किसानों का जो है विद्रोह प्रकट हो गया था। किसान यहां विद्रोह करने लग गए थे सामंतों का, तथा किसानों में सामंती शोषण के विरुद्ध विद्रोह हो गया था। दुर्भाग्यवश 1348 से 1351 ईस्वी में मध्य यूरोप में काली मौत अर्थात ब्लैक डेथ नामक बीमारी जो थी, ये बीमारी बहुत फैल गई थी। इन बीमारी के कारण बहुत से जो किसान थे इस बीमारी से मारे गए थे। अर्थात किसानों की स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि अब जो है जागीरों को अर्थात खेतों में जो खेती करने वाले उन किसानों की कमी हो गई थी। कमी होने के कारण वह जो खेती करना दुर्बल हो गया था। अब खेती कौन करे, तो किसान जो बचे, जो किसान थे, उन किसानों ने खेती के लिए जो है अधिक जो मेहनताना प्राप्त करना चाहा कि भाई हम जो है हमें अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, अधिक से अधिक जो है लाभांश हमें दिया जाए। तो ऐसे करके बहुत से बचे हुए किसान थे अधिक वेतन और पारिश्रम की सुविधा की मांग करने लग गए थे, और सामंत लोगों को विवश होकर उनको ये सुविधाएं देनी पड़ी। अर्थात सामंतों ने इनके प्रति अपना उदार रुख अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिना काश्त के जमीनें जो है बंजर होने लगी थी, इसलिए उनको अधिक मेहनताना पारिश्रमिक दिया जाने लगा। सामंतों ने उनके प्रति उदार की नीति अपनाई थी, तो उनकी आय में काफी, यानी सामंतों की आय में क्या होने लगी, कमी होने लगी, क्योंकि अधिक से अधिक पैसा उन किसानों को देना पड़ा था, क्योंकि किसानों की कमी हो गई थी। तो ये किसानों की कमी और सामंतों की मजबूरी थी, और मजबूरी के कारण उनको ये सुविधाएं देनी पड़ी, जिससे सामंतों की आय घटने लगी थी, सामंतों की स्थिति दयनीय होने लग गई थी। तो एक तो ये था, और किसानों के पास एक इनके अलावा और भी था। किसान जो है इस प्रकार वो चाहते थे कि हमें इस प्रकार मेहनताना पारिश्रमिक अधिक नहीं दिया जाएगा तो हम नगरों की ओर पलायन भी कर देंगे। तो नगरों की ओर भी जाने लगे, जिससे सामंतों के सामने एक तरह की समस्या होने लगी। इसलिए उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया था, अधिक से अधिक पारिश्रमिक दिया जाने लगा था। 1381 में वाट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इस अवसर पर पादरी जॉन बॉल ने अपने ओजस्वी भाषण में कृषक दासों को उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था कि भाई कृषकों की ये आर्थिक स्थिति इस प्रकार है। तो उन्होंने इस प्रकार ओजस्वी भाषण दिया, जिससे बहुत से किसान उसके पक्ष में हो गए थे, और पक्ष में होने के कारण उन्होंने जो है सामंतों का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार जो है सामंतों की स्थिति दयनीय हो गई थी। सामंत जो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे थे, अर्थात सामंतों का पतन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में बहुत से जो सामंत थे, तो किसानों का जो नेतृत्व करने वाले थे पादरी जॉन बॉल और टाइलर, तो पादरी जॉन बॉल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और टाइलर को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये जो किसानों का जो नेतृत्व करने वाले थे उनके साथ इस प्रकार बर्ताव किया गया था। तो किसान जो है,
किसान और सामंतों के विरोधी हो गए थे, क्योंकि किसानों का जो नेतृत्व करने वाले थे उनको मौत के घाट उतार दिया था, अर्थात किसान जो सामंतों के विरुद्ध हो गए थे। विवश होकर सामंतों को केंद्रीय सत्ता का सहयोग लेना पड़ा, इससे भी उनके मान सम्मान में कमी आई थी। तो इस प्रकार सामंतों का धीरे धीरे पतन होने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारियों का विरोध। व्यापारियों का विरोध। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के व्यापारी पश्चिमी एशियाई देशों के संपर्क में आए थे और उन देशों के साथ व्यापार करने लगे। ज्यो ज्यो व्यापार में वृद्धि होती गई, व्यापारी वर्ग को धन संपदा भी खूब मिलती गई, अर्थात उनकी धन संपदा भी बढ़ती गई। व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप नगरों का भी विकास हुआ। अब व्यापार बढ़ा तो व्यापार बढ़ने के कारण नगरों का भी विकास हुआ। नगरों का विकास हुआ था क्योंकि व्यापारी के पास खूब सारा धन हो गया था, तो इससे बहुत सारे नगरों का विकास होने लग गया था तथा उद्योग धंधे भी फलने फूलने लगे थे तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना भी जागृत होने लगी थी, क्योंकि व्यापारी के पास खूब सारा धन हो गया था, नगर खूब बढ़ गए थे, उद्योग धंधे विकसित हो गए थे। अब जो व्यापारी थे, व्यापारियों में जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भी विकास होने लगा था, अर्थात वो सोच समझ कर, अर्थात जो व्यापारी थे उस व्यापारियों में जो उनके पास धन बुद्धि ये जो है एक तरह से बढ़ गया था और उस कारण उन्होंने भी सामंतों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और व्यापारियों की आर्थिक सहायता से ही लोग नियमित सैनिक में भर्ती होने लगे थे, क्योंकि व्यापारियों के पास खूब सारा धन हो गया था और व्यापारी भी राजा का सहयोग करने लगे थे। और सहयोग करने के बाद राजाओं ने भी जो है अन्य लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था और सामंतों का विरोध शुरू हो गया था। और इसी के साथ उन्होंने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित कर दिया था। फिर नेक्स्ट है मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन। सामंतों के पतन का एक कारण यह भी था कि मुद्रा का प्रचलन, यानी पहले जो सामंत थे, सामंत जो किसानों से जो उत्पादन होता था वो सीधा उत्पादन वो लेते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कभी उत्पादन जो होता था उत्पादन के द्वारा उनको नगद वेतन नहीं मिलता था, लेकिन मुद्रा का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। मुद्रा का प्रचलन शुरू होने के कारण सामंतों को नगद वेतन की आवश्यकता थी, नगद धन की आवश्यकता थी, लेकिन वो सामंतों के पास नगद धन नहीं था, उनका उत्पादन का भाग ही होता था। लेकिन अब मुद्रा का प्रचलन होने के कारण सामंत जो है किसानों से नगद जो मुद्रा प्राप्त करने लगे थे, तो इससे सामंतों की शक्ति जो है, अब सामंतों को जो भी आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होती थी तो उनके लिए उनके पास नगद वेतन होना आवश्यक था। तो इससे सामंतों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामंतों को अपनी पूर्ति के लिए नगद वेतन देना जरूरी हो गया था। इससे सामंतों की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सामंत अब जो है उत्पादन न लेके नगद वेतन लेते थे, तो इससे जो है उनसे भोग विलास तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। तो इसके कारण जो है मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया और सामंतों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और इस प्रकार जाके ये जो मुद्रा है उनके जो है सामंतों के पतन का एक कारण बनी थी। धन्यवाद।